तो ये शुरू होता है तुम्हारा पार्ट 2। अब पार्ट 1 में तुम ये तो समझ ही चुके हो कि अगर कोई एसिड है तो वो H प्लस एक्वस या H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन वाटर में रिलीज करेगा, और अगर कोई बेस है तो वो माइनस OH सॉरी OH माइनस वाटर में रिलीज करेगा। तो फिर यहां पे ये कैसे पता चलेगा कि कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन है वीक एसिड, या कौन है स्ट्रॉन्ग बेस और कौन है वीक बेस? हाँ, यही था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे लिखा था कुछ छोटा पी और बड़ा एच उसको बोलते हैं पीएच स्केल। अरे भाई, पता नहीं चला ये छोटा पी और बड़ा एच क्यों लिखा है, तो वहां लिखा था पोटेंस डी हाइड्रोजन। अरे बाप रे बाप, मुझे लगा मैं जर्मनी पहुंच गया, क्योंकि पोटेंस तो जर्मन वर्ड है। पोटेंस मतलब पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओहो, तो किसी एसिड का स्ट्रेंथ हम नापते हैं कि वो कितना हाइड्रोजन आयन वाटर में रिलीज कर रहा है। तो यहां मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचा कि भाई HCl तो एक H छोड़ेगा, है ना, हर मॉलिक्यूल में। HNO3 भी एक H छोड़ देगा, H प्लस आयन, और H2SO4, हाँ ये तो 2 छोड़ेगा। यार ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लग रहा है। तब वहां लिखा था नहीं नहीं, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और कौन पार्शियली। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? कंप्लीटली मतलब HCl को अगर पानी में डाला तो H प्लस और Cl माइनस में पूरी तरह तब्दील हो जाएगा, पूरा के पूरा सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट जाएंगे। लेकिन अगर हमने कोई वीक एसिड लिया जैसे कि कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो H2CO3 हाइड्रोजन आयन तो देगा, लेकिन वापस वापस जुड़ के H2CO3 भी बनाता रहेगा, मतलब रिवर्स रिएक्शन भी होता रहेगा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां। इसकी वजह से पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा डिसोसिएट, और बोलेंगे पार्शियल डिसोसिएशन हुई है। तो सिंपल सी बात है भाई, सॉल्यूशन में जो देगा H प्लस आयन ज्यादा, वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिर मैंने पीएच स्केल देखा, वो तो मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा। वहां पे 0, 1, 2, 3, 4 से लेके 14 तक के नंबर लिखे थे। बिल्कुल ठीक बीच में लिखा था 7 और वहां लिखा था न्यूट्रल। तो मैं तो समझ गया कि इसमें न्यूट्रल के इधर उधर कहीं ना कहीं एसिड स्ट्रांग हो रहा होगा और कहीं कहीं वीक हो रहा होगा। तो मेरी निगाह पड़ी 14 पे, मैंने बोला यही होगा स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। 0 जहां लिखा था वहां पे लिखा था स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हाँ, और जहां पे 7 लिखा था वहां लिखा था न्यूट्रल, और जहां 14 लिखा था, इतना बड़ा नंबर, वहां पे लिखा था स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया और फिर मैंने अपने बायनोकुलर निकाले और मैंने बोला मैं अपने दोस्त को कैसे समझाऊंगा। चाहूं तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि 0 का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, 1 का मतलब थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, 2 का मतलब कम स्ट्रॉन्ग, ये एसिड वीक होता जा रहा है। इसका एग्जाम्पल भी था भाई वहां पे, जैसे कि पानी होता है न्यूट्रल, उसका पीएच होता है 7, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन स्लाइवा होता है 6.5 के आसपास, थोड़ा सा एसिडिक। उसके बाद यूरिन होता है 5.5 से 7.5, हाँ थोड़ा सा और एसिडिक और बेस के आसपास। कॉफी जो हम पी लेते हैं गटागट गटागट, 4.5 5.5 क्वाइट एसिडिक। उसके बाद तो टोमेटो जूस, हाँ लाल लाल करता है गालों को, लेकिन 4 है, 4 मतलब और एसिडिक। वाइन, वी शुड नॉट टेक अल्कोहल, वाइन 2.8 क्वाइट एसिडिक। और भैया तुम सबको वार्न कर रहा हूं मैं, सॉफ्ट ड्रिंक जी, जो कोल्ड ड्रिंक आप गटक लेते हैं, 3 स्ट्रॉन्गर एसिड। विनेगर 2.4, लेमन जूस 2.2, गैस्ट्रिक जूस 1 और बैटरी का एसिड तो 0.5। तो वहां पे साफ साफ लिखा था भाई 0 वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिड वीक होता जाएगा, और 7 के पास पहुंच के वो न्यूट्रल, और 7 से बड़ा अगर नंबर हुआ 8 तो वो बस बेस की शुरुआत हो चुकी है, तो उसको बोलेंगे वीक बेस। फिर 9, 10, 11 जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा बेस स्ट्रांग होता जाएगा, और 14 पहुंचते पहुंचते तक वो बिल्कुल बेस हो जाएगा, स्ट्रांग बेस। तो ये तो थी रटने वाली बात, लेकिन स्पीकिंग चॉक्स का स्टाइल ये नहीं है। हाँ भाई, हमें तो क्लियर पता चल गया, स्मॉलर द नंबर स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है। अगर वो 7 से छोटा हुआ तो कम से कम वो एसिड तो है, और जितना छोटा नंबर होगा उतना स्ट्रॉन्गर होगा, और अगर वो 7 से बड़ा हुआ तो वो बेसिक हो गया, और जितना बड़ा नंबर होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो बस 0 to 7 स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड जा रहे हैं,
और 7 to 14 वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब तक स्पीकिंग चॉक्स बिल्कुल अंदर घुसेगा नहीं, तब तक मजा कैसे आएगा भाई? अपने दोस्त को इमेजिन भी तो कराना है। तो सुनो, देखो, टेक्निकल टर्म्स, आयोनिक प्रोडक्ट और मोलर क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इसके बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ये सब हम बातें करेंगे आसाविद अभी में। लेकिन अभी सुनो तुम कि इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक क्लास है। हाँ, क्लास ग्रेड 10, उसमें है 14 किड्स, 14 बच्चे हैं, जिसमें 7 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ये 7 बॉयज और 7 गर्ल्स मैंने इसलिए लिए कि भाई ना ये क्लास बॉयश लगे ना ये गर्लिश लगे, मतलब ये प्रॉपर मिक्स लगे। ठीक है, अब इमेजिन करो कि बॉयज ने पहनी हुई है रेड टी शर्ट एसिडिक वाली, और गर्ल्स ने पहनी हुई है ब्लू टी शर्ट बेस वाली। अब अगर इस पूरी की पूरी क्लास में सारे बॉयज होते, हाँ H+ आयन तो ये तो दिखता स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्लास का साइज वही है, तो अगर इसमें 14 बॉयज 0 गर्ल्स तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। 13 बॉयज और 1 गर्ल तो ये एसिड तो है और अभी भी स्ट्रॉन्ग है। फिर 12 बॉयज और 2 गर्ल्स, ये तो हो चुका है यार 11 बॉयज 3 गर्ल्स, थोड़ा वीक एसिड हो गया। 10 बॉयज 4 गर्ल्स, थोड़ा और वीक एसिड हो गया। 9 बॉयज 5 गर्ल्स, थोड़ा और वीक एसिड हो गया। 8 6, वीक होता जा रहा है। 7 7, दोनों बराबर हो गए। अब हो गया ये न्यूट्रल। अब देखो कमाल, अब ये बॉयज और कम होंगे, 6 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। अब ये बेसिक हो गया, ये स्टार्ट हो चुका है बेसिक। ओके, नाउ एक और बच्चा कम करो, एक और बॉय कम करो, एक और गर्ल बढ़ाओ, एक और बॉय कम करो, एक और गर्ल बढ़ाओ, ऐसे करते करते आप आ जाओगे 2 बॉयज एंड 12 गर्ल्स। ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। 1 बॉय एंड 13 गर्ल्स, strong base. 0 boy and all girls, strongest base. Yes, तो यही होता है 14 में, 0 to 14। और अगर आप जरा से भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि 0 तो छोटा नंबर है लेकिन हम उसे बोल रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैं आपको बता दूं कि 0 का मतलब है 10⁻0 और 1 का मतलब है 10⁻⁻1 और 2 का मतलब है 10⁻⁻2। यहां से ये कहानी आती है कि भाई 10⁻0 तो होता है 1, है ना? किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर लगा दो तो वो 1 हो जाता है। 10⁻⁻1 का मतलब होता है 1/10, 0.1। और 10⁻⁻2 का मतलब होता है 1/100, यस, 0.01। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि H+ की कंसंट्रेशन जैसे वो नंबर 0 1 2 3 4 हो रहा है तो बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। इसीलिए 0 वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और 1 वाला उससे वीक, 2 वाला उससे वीक, 3 वाला उससे वीक, 4 वाला उससे वीक, 5 वाला उससे वीक, 6 वाला उससे वीक, 7 वाला न्यूट्रल, 8 से कहानी शुरू हो गई बेस वाली। तो बेस तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है, तो वीक बेस है। फिर 9 स्ट्रॉन्गर, 10 उससे स्ट्रॉन्गर, 11 उससे स्ट्रॉन्गर, 12 उससे स्ट्रॉन्गर, 13 उससे स्ट्रॉन्गर, 14 उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और मैंने समझा दिया अपने दोस्त को पीएच स्केल, ठीक है, पोटेंस डिहाइड्रोजन। तो बस थोड़े से क्वेरीज मेरे दिमाग में भी आए कि भाई जब OH के बारे में बात ही नहीं की तो सारा के सारा आपने दारोमदार H पे डाल दिया, H+ पे, कि पोटेंस डिहाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन देख के ही बता देंगे कि वो एसिड कितना स्ट्रांग है या वो बेस है। तो कहानी वहीं आके सिंपल सी दिखी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास का साइज तो 14 है, अगर बॉयज बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली गर्ल्स कम हो जाएंगी और अगर बॉयज कम होंगे तो ऑटोमेटिकली गर्ल्स बढ़ जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए सिर्फ H+ की कंसंट्रेशन देख के हम बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक या कितना बेसिक है ना? इंटरेस्टिंग, थैंक यू मन में बोल सकते हो तो मुझे। और उसके बाद पीएच के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर भी था, मतलब जैसे कि वो होता है ना लिटमस वाला जो बता देता है कि एसिड है कि बेस है। यहाँ पे इंडिकेटर का पूरा चार्ट बना हुआ था, जैसे वो शेड कार्ड होते हैं ना वो घर में पेंट कराने वाले, अलग अलग कलर के, हाँ वैसा ही 14 डिफरेंट शेड्स। तो मतलब उस इंडिकेटर जो कि होता है कुछ मिक्स ऑफ कई इंडिकेटर्स का, उसको डालो सॉल्यूशन में और जो भी कलर आए उसको शेड से मिला लो, बता दो कि pH 2 है कि 3 है। बोलो, है ना सिंपल। और अगर वो स्केल काम ना कर रहा हो ढंग से तो pH मीटर भी आता, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई हम ये पढ़ तो रहे लेकिन ये इस्तेमाल कहां होगा ये pH स्केल। तो मुझे पता चला
हमारी बॉडी 7 से 7.8 pH, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा बेसिक की साइड है ना, न्यूट्रल से थोड़ा बेसिक की साइड रहती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। रेन 5.6 अगर हो जाए, अरे बाप रे बाप, एसिड हो गया ना, 7 से थोड़ा कम हो गया, तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। सॉइल के बारे में भी एक एक्टिविटी दी हुई, एक्टिविटी नंबर 12 में, कि भाई अपने घर के पीछे की सॉइल लो और ये क्या कहते हैं उसका पीएच वीएच चेक करो यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। अब करके देखना, तुम बताना मुझे कि कैसी थी, एसिडिक थी कि बेसिक थी। मुझे तो लगता है कि न्यूट्रल होनी चाहिए या बेसिक की साइड होनी चाहिए, एसिडिक तो नहीं होनी चाहिए, पता नहीं मुझे। आई एम सो सॉरी, इसके बारे में नॉलेज नहीं, मैं करके देखूंगा। और उसके बाद है डाइजेस्टिव। हाँ भाई, पेट के अंदर, आपके मेरे पेट के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका पीएच 1.2, बाप रे बाप, टू स्ट्रॉन्ग। मैं ये पढ़ के बहुत हैरान हुआ, मेरे मुंह से निकला वाओ। और पेट को कुछ होता भी नहीं है, पेट को कुछ होता भी नहीं, क्या है नेचर का करामात है कि नहीं। पेट के अंदर ऐसी लाइनिंग होती है, ऐसी चीजें होती है जिससे इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, बट मैंने सोचा कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड वह कर क्या रहा है, खाना डाइजेस्ट करने के लिए भाई साहब। और कभी कभी जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो फिर हमको खाना पड़ता है एंटी एसिड, वो खाते हो ना आप, डाइजीन वगैरह। हाँ, तो हाँ बिल्कुल सही पहचाना, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो वो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बना था ना, हाँ वही वाला रिएक्शन, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दोनों का असर तो खत्म हो जाता है ना, एसिड और बेस, ना एसिड रह जाता है ना बेस रह जाता है। मतलब जो सॉल्ट बनता है उसमें लिटमस करो तो कुछ नहीं होगा, ना एसिड निकलेगा ना बेस निकलेगा। तो ये जो पेट में एसिडिटी ज्यादा हो गई है, इसको अगर न्यूट्रलाइज करना तो कोई बेस डालना पड़ेगा, कोई ना कोई हाइड्रोक्साइड जाएगा, है ना, है ना, है ना। डरो मत, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ जी, ये और थोड़े से और चीजें मिला के ये सब डाइजीन और ये जितने भी एंटी एसिड है ना मार्केट में, इनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जरूर होता है। इसको ये ठंडा कर देता है पेट को, एसिड के साथ मिलके ये वाला बेस सॉल्ट और वाटर बना देता है। तो कुल मिला के कुछ नहीं होता, ठंडा ठंडा हो जाता है सब कुछ। अच्छा, टूथ डेके 5.5 से अगर और ज्यादा एसिडिक हो गया, मतलब 5.5 से नीचे हो गया अगर पीएच, तो दांत खराब होने लग जाते हैं। खाना खाओ और उसके 1 घंटे के बाद ब्रश कर लो, ब्रश में बेसिक बेस होता है, ठीक है, तो वो एसिडिक नेचर उसका खत्म कर देगा। क्लियर, क्लियर ना, हाँ जरूर करना, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्सी पैलेटाइट से बनना होता है कुछ टूथ एनामल, और वो बेचारा बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है अपनी बॉडी का। हाँ, टूथ एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, लेकिन उसको भी एक चीज से डर है, ये जो बैक्टीरिया है खाने के ऊपर, जब तुम खाना चिपका रहने देते हो और अगर ब्रश नहीं कर रहे हो अपने दांतों को, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया चिपकेगा, वो उसको खाएगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा और एनामल को खत्म कर देगा, खराब कर देगा, कैविटीज हो जाएंगी, हो जाती है ना। हाँ, तो 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए। और मैं तो जरूर बोलूंगा कि भाई खाना खाने के बाद ब्रश करके ही सोना चाहिए, सुबह तो आप उठ के करते ही होगे, ठीक है। और तो और जो मधुमक्खी होती है, हनी भी, जो काट लेती है और इतनी जोर से दर्द होता है, वो भी मिथेनोइक एसिड है भाई, हाँ बॉडी में। अरे सब ये नेचर में कितना फैला हुआ है ना, एज अ वेपन भी यूज कर रहे हैं इसको, है ना। इसके बाद कहानी पहुंची सॉल्ट्स पे, और सॉल्ट्स पे जब कहानी पहुंची तो भाई मैंने सोचा कि भाई जितना एनसीईआरटी में दिया मैं अपने दोस्त को उससे ज्यादा बताऊंगा, थोड़ा सा मेरा फर्ज है, मेरा प्यारा दोस्त है यार तो। ठीक है, तो सॉल्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सॉल्ट को थोड़ा 2 मिनट तुम्हें समझा देता हूं। सॉल्ट बहुत ही प्यारी सी चीज है, बनी वैसी होगी, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस। इस सॉल्ट में मेटल जरूर होगा, है ना, आया होगा कहां से, वहीं बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे बेस जो होंगे वहीं से आया होगा मेटल। और उसके साथ क्या आया होगा, हाँ HCl अगर डाला है एसिड तो Cl आया होगा, HNO3 डाला है तो NO3 आया होगा, H2SO4 डाला है तो SO4 आया होगा। तो है क्या यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। पहली कैटेगरी क्लोराइड्स, सॉल्ट्स की पहली कैटेगरी क्लोराइड्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। वैलेंसी वगैरह तुम्हें पता ही है ना। क्लोराइड को 1 रुपए चाहिए, अब एल्यूमिनियम को 3 रुपए देने हैं तो AlCl3, ओके, मैग्नीशियम को 2 रुपए देने हैं तो MgCl2, कैल्शियम को 2 रुपए देने हैं तो CaCl2, बेरियम को 2 रुपए देने तो BaCl2, है ना, अमोनिया को 1 रुपए देने तो NH4Cl, पोटेशियम को 1 रुपए देना तो KCl, सोडियम को 1 रुपए देना तो NaCl। तो यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्लोराइड वाले सॉल्ट है ही क्या, एक कोई बेस ले लिया, NaCl बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया होगा, KCl बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया होगा, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया होगा, बेरियम क्लोराइड बनाने के लिए बेरियम ऑक्साइड ले लिया होगा, है ना,
कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, हाइड्रोक्साइड ले लिया होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया होगा, वही मिल्क और मैग्नीशिया है, पेट को ठंडा ठंडा करता है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया होगा। तो घूम फिर के एक बेस ले लो, उसका मेटल आएगा, और एसिड अगर HCl हुआ तो क्लोराइड सॉल्ट्स बन जाएंगे। अब इन्हीं सारे बेसिस को नाइट्रिक एसिड से मिला दो, HNO3, तो नाइट्रेट्स बन जाएंगे हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट है। नाइट्रेट को चाहिए 1 रुपया, तो सोडियम के साथ बनेगा NaNO3, पोटेशियम को भी 1 रुपया देना है, KNO3 है, कैल्शियम को 2 रुपये देने हैं तो CaNO3 होल ट्वाइस, कॉपर को भी 2 रुपये देने हैं, फेरस वाला, कॉपर क्यूप्रस वाला, हाँ, तो कॉपर को 2 रुपये देने हैं, CuNO3 होल ट्वाइस। क्या था इसमें? अब तुम बोलोगे कि हाँ सल्फ्यूरिक एसिड से भी बता दो, तो ठीक है, वही सारे बेस सल्फ्यूरिक एसिड से झोंक देते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। सल्फेट को चाहिए 2 रुपए है, सोडियम देगा 1, तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा Na2SO4, है ना, एक एक करके 2 लोग आएंगे तभी तो 2 रुपए मिलेगा SO4 को। K2SO4, मैग्नीशियम 2 रुपए लेके खड़ा है आराम से, MgSO4, कैल्शियम 2 रुपए लेके खड़ा है, CaSO4, कॉपर भी 2 रुपए लेके खड़ा है, क्यूप्रस वाला, CuSO4। तो था क्या इसमें? और आखिरी में जब ये तीनों एसिड हो गए ना, HCl, HNO3, H2SO4, तो वहां लिखा था कार्बोनेट्स, सॉल्ट्स में कार्बोनेट्स भी था। तो यहां पे भी हमारे पास एसिड है ना एक कार्बोनेट वाला, वही जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के बना था कार्बोनिक एसिड, H2CO3। हाँ, इसके साथ वो सारे बेसिस को रिएक्ट करा दो, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट तो खुद एसिड है, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट को चाहिए 2 रुपए, सोडियम आएगा तो Na2CO3, पोटेशियम आएगा तो K2CO3, कैल्शियम आएगा तो 2 रुपए लेके आएगा CaCO3, मैग्नीशियम आएगा तो 2 रुपए लेके आएगा MgCO3। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में थोड़ी सी लाउजी शब्द में एक्टिविटी 13 में दी हुई थी, लेकिन मैंने इसको पूरी की तरह से देख लिया क्योंकि मैं अपने दोस्त को बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो क्लोराइड्स थे, नाइट्रेट्स थे, सल्फेट्स थे, कार्बोनेट्स थे, फॉस्फेट्स, ऑक्सैलेट्स और एसिटेट्स, सब थोड़े बहुत और भी थे। तो पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में फिर बात हुई कि भाई सॉल्ट तो हमने देख लिया, और सॉल्ट तुमने पता भी है कैसे बना है, एसिड और बेस से बना है ना, बेस वही, और एसिड अगर तुम HCl ले लो, HNO3 ले लो, H2SO4 ले लो या H2CO3 ले लो, तो अलग अलग वो कार्बोनेट और सल्फेट और नाइट्रेट और क्लोराइड्स बन जाते हैं। तो पीएच क्या होगा इसका? तो सुनने में तो लगता है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रल ही होगा। बिल्कुल ठीक पहचाना, न्यूट्रल ही होता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दो, है ना, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको बिल्कुल कैंसिल आउट कर देंगे और बन जाएगा न्यूट्रल। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और वीक सा बेस ले लो, वीक, तो एसिड तो अपना कलर दिखाएगा ना, हाँ, तो इसका पीएच हो जाएगा <7। एसिडिक की साइड भागेगा ना, और उसका उल्टा करो, एक बिल्कुल ही वीक सा एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो ऑब्वियसली उसका पीएच 7 से बड़ा होगा, मतलब बेस की साइड। तो भाई पीएच ऑफ सॉल्ट डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस आपने लिया है। अब इसके बाद कहानी ने जो टर्न लिया भाई, वो तो बिल्कुल अमेजिंग था। भाई मुझे नहीं पता था कि जो ये नमक रोटी मेरे कहने का मतलब जो नमक है हमारा NaCl, ये इतनी काम की चीज है, पूरा की पूरा बाकी का बचा हुआ चैप्टर NaCl को ही डेडिकेटेड कर दिया। हाँ, अरे वही NaCl, वो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा करके और एकदम बोला था ब्रिटिश सरकार को कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे, जा जो उखाड़ना उखाड़ लो, जाओ, नहीं मानते तुम्हारे उस लॉ को जिसमें हमें नमक पे टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देंगे। यस, ऐसे होना चाहिए। अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो क्या किया जिंदगी में, राइट? तो मैं तुम्हें बताता हूं, अत्याचार वैसे हमारे साथ भी हो रहा है। ये जो पढ़ाते रहते हैं ना, ये हमारी खुद की इमेजिनेशन को मार देते हैं। तो इमेजिनेशन बिल्डर एक इलौता प्रोडक्ट है मार्केट में जो आपको सोचने के लिए उकसाता है। सोचो सोचो सोचो, ये तुम्हारा राइट है, हाँ बिल्कुल तुम्हारा राइट है, लेफ्ट है और सेंटर है, तुम करो इसको। तो आगे बढ़ते हैं। NaCl जो कि रॉक सॉल्ट होता है, जो कि मिलता है सी के पास, उससे बनाते क्या क्या है? हाँ, बनाते क्या क्या है? तो पहली चीज सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारा सबसे प्यारा बेस NaOH। पता कैसे बनता है? NaCl और वाटर, हाँ, नमक को पानी में मिला, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दी तो बन गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Cl2, हाँ, NaCl का Cl बाहर निकल गया, और हाइड्रोजन गैस, तो इसमें बन गया हमारा एल्कली। मैंने आपको बोला था ना कि जो क्या कहते हैं मेटल ऑक्साइड
पानी में घुल जाते हैं, वो बना देते हैं आपका एल्कली है। मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर विल गिव यू बेसिस जिसका नाम होगा एल्कली। तो इसमें एल्कली बन गई NaOH, है ना, बेस बन गया, और क्लोरीन गैस भी रिलीज हो गई। तो इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली, क्लोर मतलब क्लोरीन निकल रही है और एल्कली बन रही है। वाह 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 वाह, पहली बार देखा कि भाई इस टाइप का प्रोसेस होता है। और NaCl जो नमक है हमारा, उसको पानी में मिलाया, इसका भी एक अलग से नाम दिया हुआ था, ब्राइन वाटर। हाँ, NaCl इन वाटर, ब्राइन वाटर, या बोलूं NaCl एक्वस। ब्राइन वाटर में डाला इलेक्ट्रिसिटी डालते ही बन गया ये NaOH, और क्लोरीन निकल गया और हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन की कोई वही नहीं है यार, वैल्यू नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला इस प्रोसेस में, सीधा लिखा था क्लोर अल्कली, मतलब क्लोरीन निकला है और एक अल्कली बनी है। अब मजे की बात ये थी कि जो ये क्लोरीन निकली है ना, हाँ, इससे इन्होंने एक और प्रोडक्ट बना दिया। बहुत मजेदार बात है, इससे एक और बना दिया। अब क्लोरीन क्या है, बहुत ही मस्त गैस है, मैं आपको बताता हूं। इसके साथ प्रोडक्ट बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही अपना क्विकलाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, मैं क्विकलाइम गलत बोल रहा हूँ यार, हाँ क्विकलाइम थोड़ी है ये तो है स्लेक्ट लाइम। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस तो भैया सीधा सीधा एक बेस है, इस बेस में हमने मिला दिया क्लोरीन। सोचो क्या बन सकता है, पता क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये है ब्लीचिंग पाउडर। अरे क्लोरीन गैस को ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते, लेकिन एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको रिएक्ट कराया ना, तो बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये ब्लीचिंग पाउडर एक तरीके से क्लोरीन को स्टोर करने का तरीका है। हाँ, क्लोरीन को स्टोर करने का तरीका है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, क्लोरीन प्लस वाटर भी बनता है, इसको स्टोर कर लिया। लेकिन स्टोर किया क्यों, तब मैंने देखा कि वो जो स्विमिंग पूल में आप जाते हो, टिपिकल सी स्मेल आती है, आपने देखा होगा टिपिकल सी स्मेल आती है स्विमिंग पूल के पास, है ना, अलग सी स्मेल आती है, वो है क्लोरीन गैस की। तो ये सबसे पहले ये वाटर को प्यूरिफाई करने के काम आता है। क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं ना, वो क्लोरीन टैबलेट ये ब्लीचिंग पाउडर वाली टैबलेट्स होती हैं। और ब्लीच करने के लिए वो कागज जो होता है, जो थोड़ी सी सस्ती वाली कॉपीज होती है, उसके कागज कैसे ग्रे ग्रे होते हैं, और महंगी वाली कॉपी और या बुक्स होती है उसमें वाइट बिल्कुल पेपर होता है, वो ब्लीच करने के लिए, उसको सफेदी लाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। कपड़ों को भी ब्लीच करते हैं। तो ये उसके यूजेस थे। लेकिन बना कैसे था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिलाई थी क्लोरीन, और क्लोरीन कहां से निकली थी, अभी अभी ऊपर से निकली थी, जब हमने NaCl और वाटर जो कि था ब्राइन वाटर, उसको इलेक्ट्रिसिटी डाली तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन अलग हो गई, है ना, क्लोरी एल्कली प्रोसेस। तो उस क्लोरीन को भी यूज कर लिया। इसके बाद और मजा आया, ये ब्राइन को इन्होंने और भी यूज किया है, NaCl प्लस वाटर ब्राइन, NaCl प्लस H2O ब्राइन वाटर, है ना, नमक का पानी ब्राइन। इसमें इन्होंने मिलाया CO2 और अमोनिया। क्या मिला दिया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और अमोनिया NH3 मिला दिया। अब ये मिलाते ही बन गया अमोनियम क्लोराइड। मैंने बोला यार इसका क्या करेंगे, NH4Cl, लेकिन साथ में बन गया NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, NaCl प्लस H2O तो ब्राइन वाटर था, जैसे इसने CO2 को देखा, कार्बोनेट बना लिया इसने, बिल्कुल बना लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, बेकिंग सोडा, हाँ वही जो वो छोले भटूरे में डालते हैं और केक में डालते हैं उसको फ्लफी बनाने के लिए। मैंने सोचा यार ये बेकिंग सोडा डालने से केक को कैसे पता चलेगा कि बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग है वो, है फ्लफी हो जाओ। तो पता चला कि भाई देखो, NaHCO3 जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नेचर क्या होगा इसका, ये सॉल्ट है, ठीक है, और इसको हीट करोगे अगर तो बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। हाँ हाँ, वो जो वॉशिंग पाउडर बोला था, अरे बड़ी अजीब सी बात है ना, बेकिंग सोडा को हीट किया और वॉशिंग पाउडर बन गया। रुको रुको रुको, वॉशिंग पाउडर में अभी थोड़ा सा एक स्टेप बाकी है। हाँ, ये वॉशिंग पाउडर का ही जैसी चीज है, एक स्टेप पीछे है बस। तो NaHCO3 को जब हीट किया, जो भी आपने बेकिंग पाउडर डाला अपने केक वेक में, और जब उसको ओवन में डाला तो अंदर बना Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये थोड़ा बिटर होता है टेस्ट में, है कड़वा होता है, तो केक तो आपका हो जाएगा कड़वा। तो इस कड़वेपन को खत्म करने के लिए हम इसमें पहले ही मिला देते हैं बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड। हमें पता है जो वो ये बिटर है ना, बिटरनेस है ना, जो बिटरनेस कड़वापन है ना, ये बेस की वजह से आ रहा है ये, ठीक है। सो सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, इसकी बेसिसिटी खत्म करने के लिए हमने इसमें मिला दिया टार्ट्रिक एसिड। तो बेकिंग सोडा जैसे आपने गर्म किया, तो अब क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि है बेकिंग सोडा, वो टार्ट्रिक एसिड के साथ मिलके
जो टार्टरिक एसिड मतलब एसिड, एसिड मतलब H प्लस आयन। अरे एसिड का और कोई मतलब नहीं होता, वो बस हाइड्रोनियम आयन देगा, ठीक है। तो H प्लस आयन दे दिया, H प्लस एक्वस दे दिया। जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि था हमारा बेकिंग सोडा, इसको ये मिला टार्टरिक एसिड के थ्रू, तो इसने बनाया CO2 और H2O, जो कि बनाया और सोडियम सॉल्ट बना लिया, जो कि बिटर नहीं था। वो सोडियम कार्बोनेट की तरह वो बिटर नहीं था। तो मामला फिट हो गया। अब मैंने सोचा कि अभी भी बताओ कि केक कैसे फूला तो दिखा कि भाई ध्यान से देखो, इस बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया, टार्टरिक एसिड मिला हुआ था, तो CO2 और H2O बना। भाई H2O से हमें कोई मतलब नहीं है, पानी तो है, बट CO2, हाँ ये है गैस जो उस केक को फ्लफी बना रही है, जो छोले भटूरे के भटूरे को फ्लफी बना रही है। और ये फ्लफीनेस आ रही है किसकी वजह से आ रही है? CO2 की वजह से आ रही है। चलो भाई ये भी समझ में आ गया कि भाई ये कैसे होता है। और ये भी पता चल गया कि जो सॉल्ट बना है वो बेसिक है नेचर पे, है ना, बेसिक नेचर पे है। बिटर था, उससे नॉन बिटर कर लिया, बट अभी भी बेसिक है नेचर पे। तो बेसिक नेचर पे है तो एंटी एसिड की तरह जरूर इस्तेमाल करेंगे इसको। तो बेकिंग सोडा से एंटी एसिड बनेगा, पेट में अगर एसिडिटी हो गई तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। और उसके बाद ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आएगा, क्यों ना हो, CO2 प्रोड्यूस हो रही है भाई, हाँ बिल्कुल आग बुझा देगी ये। तो जैसे आप ये बेकिंग सोडा वाली चीज डालोगे तो मतलब फायर एक्सटिंग्विशर बड़ा सिंपल सा होता है यार। एक तो बेकिंग सोडा हो गया, उसमें कोई भी एक एसिड डाल दो, और जैसे आप तोड़ोगे खोलोगे जो भी करोगे, ये दोनों मिक्स होंगे और खूब सारी CO2 निकलेगी, और वो आग के ऊपर डाल दो, और आग को चाहिए ऑक्सीजन, CO2 तो चाहिए नहीं, तो बुझ जाएगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी एक काम आता है। उसके बाद हमने, हाँ अभी बताता हूं मैं, कि वो जो Na2CO3 बना था ना, हाँ ये जो कड़वा वाला बना था, ये वॉशिंग पाउडर से, वॉशिंग सोडा से बस एक स्टेप पीछे है। बताओ कैसे? तो ये जो प्रीवियस रिएक्शन में हमें Na2CO3 मिला है, जिसका कोई काम नहीं था, उसमें अगर हम 10H2O, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में 10H2O मतलब 10 मॉलिक्यूल पानी मिला दें, तो बन जाएगा Na2CO3.10H2O। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने पहली बार देखा था, .10H2O। तब पता चला कि देखो, कोई भी जो सॉल्ट होता है, अगर उसमें पानी मिलाते हैं और वो पानी के कुछ मॉलिक्यूल उसके बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे Na2CO3.10H2O मतलब हर एक मॉलिक्यूल के साथ, मतलब हर एक फॉर्मूला यूनिट जो है Na2CO3, उसके साथ 10 मॉलिक्यूल पानी के चिपके हुए हैं, या मैं बोलूं कि उसने घेर रखा है या किसी भी तरीके से उसके साथ अटैच्ड है, हर एक के साथ 10-10 अटैच्ड है, तो इसको ऐसे लिखते हैं Na2CO3.10H2O। तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर आ जाता है, और फिर ये Na2CO3.10H2O बनता है, उस वक्त इसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल मिला दो तो बन जाएगा Na2CO3.10H2O। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैंने इसको आगे जाके देखा तो कॉपर सल्फेट में भी, अगर आप, कॉपर सल्फेट एक वो है क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, तो डेफिनेटली इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता होगा, ऐसी डॉट वाला फॉर्मूला वहां पे भी होता होगा। तो देखा, हाँ होता है ना, CuSO4.5H2O। हाँ, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट है उसमें वाटर होता है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, CuSO4 कॉपर सल्फेट .5H2O। तो हमने सोचा अगर हम इसे हीट कर दे तो वहां पे एक्टिविटी दी हुई थी, एक्टिविटी नंबर 15। अगर कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, मतलब उसके अंदर है .5H2O, उसे हीट किया तो पानी तो उड़ गया, तो बचा क्या? सिर्फ कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस, मतलब अब हाइड्रेटेड नहीं है, एनहाइड्रस, और ये व्हाइट कलर का होता है। तो बहुत ही सही रिएक्शन है यार। ब्लू कलर की चीज को गर्म करो, व्हाइट हो जाती है, 2 बूंद 4 बूंद पानी डालो, ब्लू हो जाती है। ब्लू कलर की चीज को गर्म करो, व्हाइट हो जाती है ना। तो मतलब कॉपर सल्फेट जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में है वो ब्लू कलर का है, और उसे गर्म करो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है। तो ये बड़ी सही चीज थी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी सॉल्ट के बेसिक फॉर्मूले के साथ काफी सारे पानी के मॉलिक्यूल चिपके होते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10.10H2O था, और कॉपर सल्फेट के साथ .5H2O। और तो और कॉपर कैल्शियम सल्फेट, हाँ कैल्शियम सल्फेट, घबराने की क्या बात है यार, कैल्शियम आया होगा किसी बेस से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और सल्फेट आया होगा सल्फ्यूरिक एसिड से, है ना। कैल्शियम सल्फेट .2H2O, हाँ कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है .2H2O, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के साथ 2-2 H2O जुड़े हुए हैं उसको क्रिस्टल फॉर्म में रखने के लिए। इसको पता क्या बोलते हैं? जिप्सम। जिप्सम, अरे वो जो फॉल्स रूफिंग वगैरह होती है सब जिप्सम की प्लेट से बनी होती है, हाँ वही जिप्सम। जिप्सम
अरे अच्छा, पीओपी देखा होगा तुमने, दीवारों पे ऊपर छत पे डिजाइन होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो इस जिप्सम से ही बनता है। जिप्सम होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसको गर्म कर देते हैं 100 डिग्री पे, 373 केल्विन पे। हाँ, इतना गर्म करने से इसका 1.5 मॉलिक्यूल उड़ जाता है, तो 2H2O से रह जाता है सिर्फ हाफ H2O। तो ये हो जाता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको बोलते हैं पीओपी। मैंने सोचा यार हाफ H2O मतलब आधा पानी का मॉलिक्यूल कैसे होगा? तो फिर थोड़ी सी बुद्धि लगाने से पता चला, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, CaSO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ आधा होता है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल पानी के साथ 2 CaSO4 होते हैं। तो CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल एक पानी वाटर क्रिस्टलाइजेशन के एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसमें ये हो गया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत जगह किस काम आता है भाई, हड्डी वड्डी टूट जाती थी तो पीओपी का वो प्लास्टर लगता है पैर को सीधा करने के लिए, हाथ को सीधा रखने के लिए, और दीवारों पे भी ऊपर होता है। मूर्तियां जो आपने रेड लाइट पे देखी है, गणेश जी की मूर्ति और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर वाइट कलर के जो बेचते हैं, दिवाली पे भी आपने देखा होगा कई मूर्तियां बेचते हैं, और बहुत कुछ होता है पीओपी का यूज, है ना। बिल्डिंग मटेरियल में तो बहुत ही होता है। तो ये पीओपी है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और जैसे आप इसे पानी मिलाते हो तो ये वापस बन जाता है CaSO4 डॉट 2H2O, वापस जिप्सम बन जाता है। तो एक बार पीओपी में आपने जिप्सम बना दिया उसको, तो वो कड़क हो जाता है जिप्सम बन के, है ना, और फिर खराब नहीं होता, वैसे की वैसे ही रहता है। अब वो वापस उसको पीओपी बनाने के लिए तो बहुत मेहनत है भाई, 100 डिग्री पे फिर से गर्म करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सारी बातें दी हुई थी इस चैप्टर में। मुझे तो भाई बहुत मजा आया। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड होते हैं सॉर, बेसिस होते हैं बिटर, एसिड HCl, HNO3, H2SO4 और H2CO3, ये 4 एसिड तो बहुत ही मेन थे। बेस तो वही थे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सारे हाइड्रोक्साइड वाले, और फिर उनके रिएक्शन विद मेटल वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे एकदम इजी लगा, और मेरे ख्याल से मेरे दोस्त को भी ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगा। क्या बोलते हो, बताओ? हूं ना मैं तुम्हारा पक्का वाला दोस्त। और अगर कुछ कसर रह गई है तो आशा विद अभी, आशा मतलब अब सब समझ आएगा, आशा विद अभी को ज्वाइन करो स्पीकिंग चॉक्स पर, और डिटेल में चैप्टर मेरे साथ पढ़ो। मैं खुद पढ़ाऊंगा तुम्हें चैप्टर, और देखना कुछ नहीं बचेगा जो तुम्हें समझ में ना आए, क्योंकि मेरा नाम है स्पीकिंग चॉक्स।